हमने रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ पढ़ना है कि ये अफोरिज्म का जो हेडिंग है वो है रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। अब ये 5 to 8 सेक्शन जो हमने पढ़ा अभी, जिसको हमने ब्लूप्रिंट ऑफ केस टेकिंग बोला, अब ये हमने 5 से स्टार्ट किया था। अब जैसे कि तुम्हें याद होगा कि हमने 5 में क्या डिस्कस किया था, कॉज का डिस्कस किया था कि कॉज कैसे निकालेंगे। 6th में हम आए थे, फिर हमने 5 में देखा फाइंड द कॉज विद स्पेशल रेफरेंस टू एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस, कि कॉज ढूंढना है अक्यूट डिजीज में एक्साइटिंग कॉज, chronic disease में fundamental cause with special reference to the accessory circumstances, जो उसके साथ साथ accessory circumstances हैं उनको ज्यादा ध्यान में देते हुए। 5वां कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हनीमैन ने कहा अनप्रेजुडाइज बनो। अनप्रेजुडाइज बनो और अनप्रेजुडाइज होके क्या बनाओ, एक पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज बनाओ। वो पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज क्या होगी, अनफिल्टर्ड टोटलिटी होगी, अडल्ट्रेटेड टोटलिटी होगी, क्वांटिटेटिव टोटलिटी होगी। ये हो गया हमारा अफोरिज्म 6। अब नेक्स्ट हनीमैन ने कहा कि अब ये जो तुमने अडल्ट्रेटेड टोटलिटी बनाई है, क्वांटिटेटिव टोटलिटी बनाई है, इसको रिफाइन करो। रिफाइन कैसे करोगे, कॉजो ओकेजनलिस को हटाओगे, टोटलिटी बनाओगे। कल जो हमने पढ़ा, हमने रिफाइनिंग पढ़ी, कैसे रिफाइन करेंगे, क्या क्या चीजों की रिफाइनिंग जरूरी है, क्यों जरूरी है, ये कॉन्सेप्ट हमने कल पढ़े। तो अब जब हम एक 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 स्टेप करके आए, 5 में हमने ये पढ़ा, 6 में हमने ये पढ़ा, 7th में हमने ये पढ़ा, और 7th के एंड में अगर तुम लोग को याद होगा तो ये 7th अफोरिज्म के एंड में एक चीज लिखी हुई है, इन ऑर्डर दैट इट शैल बी क्योर्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हेल्थ। अब जब ये टोटलिटी बना ली, और इसने बोला है, डॉक्टर हनीमैन ने यहाँ पर कहा है साफ साफ कि टोटलिटी पे ही आप दवाई दोगे, और ये टोटलिटी पे ही दवाई दी जाएगी, और ये टोटलिटी ही होगी जिसपे आप सिमिलम सेलेक्ट करोगे अपनी मटीरिया मेडिका से मैच करके। अब जब आपने पूरी रिफाइनिंग करके, पूरा कॉज लेके, कॉज को रिफाइन करके, फिल्टर आउट करके, जब ये टोटलिटी बना ली, टोटलिटी पे दवाई दे दी, तो दवाई देने के बाद उसको क्या बचेगा उसकी बॉडी में, हेल्थ। क्योंकि डिजीज आपने क्योर कर दी, रिस्टोर कर दिया हेल्थ को, ट्रांसफॉर्म कर दिया हेल्थ में उसको, डिजीज 6 स्टेट्स थे। तो अब बचा क्या, हेल्थ बची। अब यही हेल्थ को डिफाइन कर रहा है डॉक्टर हनीमैन ने, यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं उसको कि 8th में कि ये हेल्थ क्या है और क्या क्या क्यों ये हेल्थ ही बचेगी। और इसी को समझने के लिए अफोरिज्म 14 के रेफरेंस में पढ़ना इसको जरूरी है। अफोरिज्म 14 में भी डॉक्टर हनीमैन कहते हैं हेल्थ के बारे में। हनीमैन मतलब होम्योपैथिक कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ क्या होता है वो बता रहे हैं वो वहां पर। इस अफोरिज्म को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इट इज नॉट कंसीवेबल, नॉट कैन इट बी प्रूव्ड बाय एनी एक्सपीरियंस इन द वर्ल्ड दैट आफ्टर रिमूवल ऑफ all the symptoms of the disease and of the entire collection of the perceptible phenomena, there should or could remain anything else besides health, or that the morbid alteration in the interior could remain uneradicated। ये कोई भी बताने की बात नहीं है, ये एकदम कॉमन सेंस में आता है। ये बहुत ही ज्यादा कॉमन बात है कि कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है वर्ल्ड का जो इसको डिनाई कर सकता है इस बात को। क्या बात है वो, कि अगर सिम्टम हट गए तो क्या बचेगा, हेल्थ बचेगी, और कुछ नहीं बचेगा। सारे सिम्टम्स आपने इकट्ठे किए, उसको डिफाइन करके टोटलिटी बनाई, टोटलिटी पे सिमिलम सेलेक्ट करा, सिमिलम ने उन सिम्टम्स को हटा दिया, तो अब हटाने के बाद बचा क्या आपकी बॉडी में, हेल्थ बची, और कुछ नहीं। और इसमें दो चीज मैंने अलग से मार्क करी है, एक तो है ऑल द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज, और एक है एंटायर कलेक्शन ऑफ द परसेप्टिबल फिनोमिना। अब ये जब सिम्टम्स हटाने की बात कह ही दी है, तो ये एंटायर कलेक्शन ऑफ द परसेप्टेबल फिनोमिना अलग से क्यों लिखा हुआ है, इसको कोई बताएगा, इसका कोई एक्सप्लेनेशन देगा अपने कॉमन सेंस से सोच के, कि क्या रेफरेंस बताना चाह रहा है हनीमैन यहाँ पर हमें, कि जब ऑल द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज हटने को हम हेल्थ कहते हैं, तो यहाँ एंटायर कलेक्शन ऑफ परसेप्टेबल फिनोमिना को अलग से डिफाइन करने का क्या मतलब है, कोई बताएगा। फोर्थ ईयर, थर्ड ईयर, कोई भी। शुभम।
हेलो, कोई भी नहीं बताएगा? किसी को नहीं पता कि सिम्टम्स के अलावा यहाँ पर परसेप्टेबल फिनोमेना के बारे में किस चीज की बात हो रही है? फोर्थ ईयर को तो ये आना चाहिए, फोर्थ ईयर तो पढ़ के आया है ये, और फोर्थ ईयर से बहुत ज्यादा रिलेटेड है ये क्वेश्चन, फोर्थ ईयर को स्पेशली इसलिए भी आना चाहिए। चलो कोई नहीं, यहाँ पर सर। एक, हाँ कौन बोला? सर अमिताभ। हाँ बताओ। सर इसमें ऑल द सिम्टम ऑफ द डिजीज जो पेशेंट वो बता रहा है, और इंटायर कलेक्शन ऑफ द परसेप्टिबल फेनोमेनन है वो जो फिजिशियन खुद ऑब्जर्व करता है। मतलब एक सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सिम्टम के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो कह सकते हैं, और इसके अलावा कुछ सोचा? तो यहाँ पर अगर ऐसा होता तो यहाँ पर नीचे साइंस क्यों नहीं लिखता, वो एंटायर कलेक्शन ऑफ परसेप्टेबल फिनोमेना क्यों लिखता? और परसेप्टेबल फिनोमेना है, परसेप्टेबल का मीनिंग जानते हो? that can be seen or felt. अब जो परसेप्टेबल है, जो सीन है, तो क्या सिम्टम सीन नहीं? क्या अगर सिम्टम परसेप्टेबल फिनोमेना तो सिम्टम भी है ना, सिम्टम भी तो दिखता है इंसान को, कि अगर कुछ है वो बता रहा है, वो दिखेगा नहीं क्या? अनटेंजिबल डायनेमिक प्लेन पे तो है नहीं वो चीज, परसेप्टेबल तो वो भी है। ये यहाँ पर एंटायर कलेक्शन ऑफ परसेप्टेबल फिनोमेना से क्या मतलब है? यहाँ पर इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है, जो हम WHO की डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं, जो फोर्थ ईयर में, इसीलिए मैंने स्पेशली बोला कम्युनिटी मेडिसिन में हमें ये पढ़ाई जाती है, WHO की डेफिनेशन, उसका इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। With particular focus on the human well-being, the WHO definition of health, which states that health is a state of total physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. Not merely the absence of disease of infirmity एक पार्ट है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ ये चीज नहीं होनी चाहिए ऐसा नहीं कहा है। इसके साथ साथ क्या होना चाहिए? कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग भी होनी चाहिए, तब आप हेल्दी कहलाओगे, तब आप हेल्थ की स्टेट में कहलाओगे। और यहां पर हनीमैन ने यही बोला है कि एक तो आपके सिम्टम्स चले गए, आपकी डिजीज का जो एब्सेंस हो गया, इन्फॉर्मिटी का एब्सेंस हो गया, पर क्या वो डिजीज के सिम्टम्स के हट जाने के बाद आप पूरी तरीके से हेल्दी कहलाओगे? जो ये फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग की बात आ रही है ना, यहां पर इसका मतलब है एंटायर कलेक्शन ऑफ परसेप्टेबल फिनोमेना से। जब आप कम्युनिटी मेडिसिन पढ़ोगे, तो मैं यहाँ पर एक बार कम्युनिटी मेडिसिन की एक स्लाइड शेयर करता हूँ तुम लोग से, बाकी जो तुम्हारे फोर्थ ईयर वाले सीनियर्स हैं या फोर्थ ईयर में जो भी आया है वो पढ़े होंगे इस चैप्टर को। सेकेंड चैप्टर है ये तुम्हारा, डायमेंशंस ऑफ हेल्थ का, कम्युनिटी मेडिसिन में, के पार्क में। उसमें WHO की डेफिनेशन डिफाइन करने के बाद अलग अलग एस्पेक्ट्स ऑफ डायमेंशंस ऑफ हेल्थ के बताया गया कि ये सोशल डायमेंशन क्या होती है, मेंटल डायमेंशन क्या होती है, सो कॉल्ड स्पिरिचुअल डायमेंशन क्या होती है। तो यहाँ पर जो देखो तुमने हाईलाइट हमने करा हुआ है यहाँ पर कि सोशल वेलबींग इंप्लाइज हार्मनी एंड इंटीग्रेशन विद इन द इंडिविजुअल, बिटवीन ईच इंडिविजुअल एंड अदर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, एंड बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड द वर्ल्ड इन विच दे लिव। अपने आप में वो हेल्दी है, अपने आप में उसको कोई दिक्कत नहीं है, पर जिस सोसाइटी में, जिस सोशल एनवायरनमेंट में वो रह रहा है, क्या वो बहुत अच्छे से चल रहा है, वहां पर हर सारी चीजें, उसका उस सोशल एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन बहुत हेल्दी है, ये भी मैटर करता है हेल्थ की डेफिनेशन में। और ये आता है एंटायर परसेप्टेबल फिनोमेना, जो हनीमैन वहां पर अलग से बोल रहा है कि सिम्टम्स हटा गए, सिम्टम हट गए, पर ये एंटायर परसेप्टेबल फिनोमेना की जो बात हो रही है। और इसमें अगर तुम ये वाला चैप्टर अगर अभी इस अफोरिज्म के साथ जाके पढ़ोगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे सोशल डायमेंशन क्या है, मेंटल डायमेंशन किसको कहते हैं, स्पिरिचुअल डायमेंशन किसको कहते हैं, इसमें अलग अलग तरीके से डिफाइन करा हुआ है यहाँ पर। और इन्हीं अलग अलग डायमेंशंस ऑफ हेल्थ को वहां पर डॉक्टर हनीमैन ने अफोरिज्म में साफ साफ मेंशन करके कहा हुआ है कि एंटायर कलेक्शन ऑफ द परसेप्टेबल फिनोमेना। सिम्टम हटा दिए आपने टोटलिटी बना के, अब ये बाकी के कलेक्शन ऑफ परसेप्टेबल फिनोमेना को भी ठीक कर दिया, तो पूरी पूरी हेल्थ बचेगी, फिर कोई दिक्कत नहीं है।
अब इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फुटनोट भी यहाँ पर है, जो मेन जो बताता है, एक स्टेटमेंट है जो डॉक्टर ह्यूफलैंड थे, ह्यूफलैंड का एक स्टेटमेंट था, होम्योपैथी कैन रिमूव सिम्टम्स बट द डिजीज रिमेन्स। उनका ये मानना था कि होम्योपैथी से सिम्टम्स तो चले जाते हैं, क्योंकि हमने डिफाइन हेल्थ को ऐसे किया है कि सिम्टम्स हटा दो तो हेल्थ है। उनका ये मानना था कि अगर सिम्टम हटा दिए पर डिजीज रह जाती है। अब यहाँ पर हनीमैन ने उसी स्टेटमेंट को एड्रेस करके ये फुटनोट लिखा है, उनको एड्रेस करके ये फुटनोट लिखा है कि ऐसा क्यों वो मानते थे और क्यों उनका ये मानना गलत था। When a patient has been cured of his disease by a true physician in such a manner that no trace of disease, no morbid symptom remains, and all the signs of health have permanently returned, how can anyone without offering an insult to common sense? वही हनीमैन यहाँ पर स्ट्रेस कर रहा है कि कोई भी, जब एक ट्रू फिजिशियन, एक अच्छे अनप्रेजुडाइज्ड फिजिशियन ने अपने सारी नॉलेज को लगाते हुए, सारे सिम्टम्स को स्टेप बाय स्टेप 5, 6, 7 को फॉलो करते हुए टोटलिटी बना के सिमिलम देके हटा दिया, तो कॉमन सेंस की बात है, ये बहुत ही कॉमन सेंस है कि उसके अलावा, हेल्थ के अलावा कुछ नहीं बचेगा उसके बाद। वही हनीमैन एड्रेस कर रहा है उस स्टेटमेंट के ऊपर कि हाउ कैन एनीवन without offering an insult to common sense affirm in such an individual the whole bodily disease still remains interior। कैसे कोई बिना कॉमन सेंस को इंसल्ट किए ऐसा बोल सकता है। And yet the chief of the old school, Hufeland, asserts that in this following words, homeopathy can remove symptoms but the disease remains। अब ये यहाँ पर हनीमैन ने बोला कि पहले बात तो कोई कैसे बिना कॉमन सेंस लगाए ये बात बोल सकता है, पर अगर किसी ने बोली है तो वो क्यों बोली है, हनीमैन ने उसका भी रीजन दिया है। दिस ही मेंटेन्स पार्टली फ्रॉम मॉडिफिकेशन एट द प्रोग्रेस मेड बाय होम्योपैथी। एक तो जो होम्योपैथी इतनी प्रोग्रेस कर रही है उससे दिक्कत है, टू द बेनिफिट्स ऑफ मैनकाइंड, पार्टली बिकॉज ही स्टिल होल्ड्स थॉरली मटीरियल नोशंस रिस्पेक्टिंग डिजीज। उन्होंने अपने डिजीज के कॉन्सेप्ट को अभी भी मटीरियलिस्टिक रखा है, डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज में वो नहीं भरोसा कर रहे हैं जो डॉक्टर हनीमैन ने होम्योपैथी के थ्रू समझाया है। वी आर नॉट मटीरियलिस्टिक, वी आर डायनेमिक। हम डायनेमिज्म में बिलीव करते हैं। हनीमैन की थ्योरी ऑफ हेल्थ और थ्योरी ऑफ जो डिजीज उन्होंने दी है वो डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, दैट इज नॉट अ मटीरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट। और यहीं पर ह्यूफलैंड वो मटीरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट को मानते हुए इस बात को डिनाई करते रहते हैं, नहीं हेल्थ नहीं है, अभी तो सिम्टम गए, डिजीज तो है। क्योंकि वो डिजीज को एक मटीरियल चीज को एक मटीरियल कॉज मानते हैं। अब वो देखते हैं पड़ा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पड़ा हुआ है तो वो डिजीज मानते हैं और उसको हटाने में लगे रहते हैं। He still holds thoroughly material notions respecting disease, which he is still unable to regard as a state of being of the organism wherein it is dynamically altered by the morbidly deranged vital force as an altered state of health। यहाँ पर हनीमैन वही बोल रहा है कि डायनेमिकली ऑल्टर्ड है वो वाइटल फोर्स, जो हमारी वाइटल फोर्स है मॉर्बिडली डिरेंज हुई है एक डायनेमिक अफेक्शन के द्वारा, ना कि कोई मटीरियल कॉज। But he views the disease as something material, which after the cure is completed may still remain lurking in some corner in the interior of the body, in order someday during the most vigorous health to burst forth at its pleasure with its material presence। वो सोचते हैं कि हमने सिम्टम हटा दिए, पर वो जो एक मटीरियलिस्टिक कॉज है ना, जो मटीरियल कॉज, हम तो डायनेमिक अफेक्शन मानते हैं कि एक डायनेमिक कॉज है, वो ये हमें इफेक्ट दिखा रहा है, इफेक्ट हटा दिए तो कॉज अपने आप चला जाएगा। क्योंकि हमने ये पढ़ा कि जो बाहर दिख रहा है वही है, उसी पे हमें देना है, वही नेचुरली हमें दिखाया जा रहा है, वही नेचर की कराई है। अब ये एक मटीरियलिस्टिक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कोई बनाया कि इस वजह से ये कोई कॉज है, उसकी वजह से हो रहा है, अब उसको निकालने में लगे हुए हैं। बाहर इफेक्ट जो भी आ रहा है उससे मतलब नहीं है, साइन एंड सिम्टम से कोई मतलब नहीं है, वो कॉज हटाओ, कॉज नहीं हटेगा तब तक कोई काम नहीं होगा। अब वो उसी चीज में, उसी मटीरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट में, उसी मटीरियलिस्टिक माइंडसेट में अपने दिमाग को लगाए रहेंगे, तो कहां से उनमें कॉमन सेंस आएगी और कहां से वो इस बात को समझेंगे कि डिजीज इज कॉज्ड बाय डायनेमिक मॉर्बिफिकली डिरेंज वाइटल फोर्स। डायनेमिक अफेक्शन की वजह से डिजीज होती है, ना कि कोई मटीरियलिस्टिक कॉज की वजह से। सो ड्रेडफुल इज स्टिल द ब्लाइंडनेस ऑफ ओल्ड पैथोलॉजी, नो वंडर दैट इट कुड ओनली प्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ थेरेप्यूटिक्स which is solely occupied with scaring out the poor patient। यहां पर ही हनीमैन ने एक कटाक्ष मारा है, एक तरीके से एक टॉन्ट दिया है ओल्ड स्कूल को कि इतने अंधे हैं वो लोग जो पुअर पेशेंट्स की जिंदगियों से खेल रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए।
तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा कि सिम्टम्स को हटा दिया, एंटायर कलेक्शन ऑफ परसेप्टिबल फिनोमेना को हटा दिया, तो क्या बचा? हेल्थ बचा। अब ये कॉमन सेंस की बात है। अगर ये नहीं मान रहे हो, कॉमन सेंस नहीं है क्योंकि आप मटीरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट का नोशन रखते हो जो कि ह्यू फ्लिंट रखते थे, तो आप गलत है, आप गलत सोच रहे हो, आप उसी जगह पे फंसे हो जहां आप इन पेशेंट्स के साथ खिलवाड़ करते थे और अभी भी आप खिलवाड़ ही करोगे। अब 14th अफोरिज्म के रेफरेंस में हमें 8th अफोरिज्म का पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि 14th अफोरिज्म में हनीमैन क्या कहते हैं? देयर इज इन द इंटीरियर ऑफ मैन नथिंग मॉर्बिड दैट इज क्यूरेबल एंड नो इनविजिबल मॉर्बिड ऑल्टरेशन दैट इज क्यूरेबल which does not make itself known to the accurately observing physician by means of morbid signs and symptoms. An arrangement in perfect conformity with the infinite goodness of the all-wise preserver of human life. डॉक्टर हनीमैन यहाँ पर 14 में ये कह रहे हैं कि हमारे नेचर ने, हमारे ऑल वाइज प्रिजर्वर ऑफ ह्यूमन लाइफ, गॉड की बात कर रहे हैं, गॉड ने हमारी बॉडी को इतना परफेक्टली डिजाइन किया है कि कभी भी अगर कोई मॉर्बिड ऑल्टरेशन हो रही है तो वो हमेशा साइन एंड सिम्टम्स दिखाएगी और वो एक्यूरेटली ऑब्जर्विंग फिजिशियन, अब यहाँ पर एक्यूरेटली ऑब्जर्विंग फिजिशियन जो कहना चाह रहा है, फिजिशियन में वो आर्ट होनी चाहिए, फिजिशियन में वो स्किल होना चाहिए कि वो उन छोटे छोटे माइन्यूट चेंजेस इन सिम्टम्स या साइंस को भी वो जज कर ले, परख ले। बहुत चीजें होती हैं जो फिजिशियन भी, हम लोग भी अपने लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, अपने लैक ऑफ ऑब्जर्वेशन की वजह से हम नहीं पकड़ पाते और हम ब्लेम क्या करते हैं कि ये गलत लिखा था हनीमैन ने। हनीमैन ने सही लिखा था, आपके अंदर वो लैक ऑफ नॉलेज है, आपके अंदर वो एक्यूरेटली ऑब्जर्विंग फिजिशियन वाली क्वालिटी नहीं है। यहां पर वो कह रहा है कि नो इनविजिबल मॉर्बिड ऑल्टरेशन दैट इज क्यूरेबल which does not make itself known to the accurately observing physician by means of morbid sign and symptoms. कोई ऐसा ऑल्टरेशन नहीं है जो एक्यूरेटली ऑब्जर्विंग फिजिशियन को बाहर आके ना दिखे मॉर्बिड साइन एंड सिम्टम्स के जगह तरीके से। ऐसा परफेक्ट हमें हमारे भगवान ने, ऐसा परफेक्ट हमारी बॉडी को नेचर ने डिजाइन किया है। इसी वजह से ऐसा डिजाइन किया है, बाहर हर चीज दिखेगी। अब जो बाहर हर चीज दिख रही है, कोई चीज अंदर नहीं बची रह सकती, ये हमने जान लिया। तो अब 8 क्या बोल रहा है कि बाहर जो दिख रहा है उसको आपने हटा दिया, एंटायर कलेक्शन ऑफ परसेप्टिबल फिनोमेना को हटा दिया, तो क्या बचेगा? हेल्थ बचेगी और कुछ नहीं बचेगा, और ऐसी कोई चीज नहीं है जो बचेगी उसके बाद। यही कॉन्सेप्ट है रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ का, जो हमें 14 के रेफरेंस में भी पढ़ना है, जो हमें कम्युनिटी मेडिसिन के रेफरेंस में भी पढ़ना है, हेल्थ के WHO के कॉन्सेप्ट के रेफरेंस में भी पढ़ना है, अलग अलग डायमेंशंस ऑफ हेल्थ को समझते हुए पढ़ना है, तब हम एक टोटल हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ पाएंगे। और अगर आप आज रीसेंट पेपर्स पढ़ोगे हेल्थ के कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो कोई बता सकता है कि लास्ट हेल्थ की ये डेफिनेशन कब चेंज हुई थी, कितने साल पहले, या कौन सा ईयर था वो जब ये डेफिनेशन ऑफ हेल्थ WHO की बनी थी? कम्युनिटी मेडिसिन वाले पढ़े होंगे, 4th ईयर वाले। इस चीज को आप पढ़िएगा, इस कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ना पड़ेगा कम्युनिटी मेडिसिन में, लास्ट कब चेंज हुई थी। और अभी इस बारे में बहुत डिबेट चलता है कि हेल्थ की डेफिनेशन को और चेंज करना चाहिए, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आने चाहिए। होलिज्म की हम जो बात करते हैं होम्योपैथी में, होलिस्टिक हेल्थ की ना, आज जमाना उसको एक्सेप्ट कर रहा है। आज जमाना उस अलग अलग सोसाइटी के पैराडाइम्स को देख रहा है जो हेल्थ को हैम्पर करते हैं, और आज उसकी इंपॉर्टेंस उनको दिख रही है। अगर आप अप टू डेट रहेंगे हेल्थ के कॉन्सेप्ट से, क्या क्या चीजें अफेक्ट करती हैं, तो आप इस बारे में और अच्छे से समझ पाएंगे कि ये जो हनीमैन ने उस जमाने में लिखा था ना, ये आज कितना रेलेवेंट है, और नई खोज के साथ और रेलेवेंट होता चला जा रहा है। और आपको गर्व होगा ये जान के कि जो डॉक्टर हनीमैन उस जमाने में लिख गए हैं, जो उस जमाने में ही इतना क्रिटिसाइज कर दिया गया था, नो डाउट आज भी बहुत किया जाता है, लेकिन दिखता है जो फैक्ट्स हैं, जो एक्सपीरियंस बेस्ड फैक्ट्स हैं, जो दिख रहे हैं, आपको रिसर्च होती दिख रही है, वो आपके अफोरिज्म से जब एकदम ट्रूली मैच करती है ना, तो आपको ऑर्गेनॉन पे भरोसा आता है कि हाँ सही कह के गए थे डॉक्टर हनीमैन। आज इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम से हम मटीरियल चालू करेंगे। अगर 5 से 8 तक किसी को भी कोई भी डाउट हो तो वो अभी पूछ सकते हैं।